हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक और हमारी इंपॉर्टेंट सीरीज के अंदर जो हम लेकर के आ रहे हैं आप सभी के लिए, मध्य प्रदेश सब इंजीनियर 2024 गाइडेंस स्पेशल सीरीज। ठीक है, इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं कि जो मध्य प्रदेश सब इंजीनियर 2024 का एग्जाम है उसके अंदर आपके सिविल इंजीनियरिंग वाले पार्ट के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कौन से हैं जिसके अंदर आपसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या आप उनको अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं थोड़ा उनको ज्यादा प्रायोरिटी दे सकते हैं या उनको पहले फिनिश कर सकते हैं। ऐसे वो कौन से सब्जेक्ट है उनकी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। जैसा कि आप जानते हैं आपका एग्जाम अगस्त के महीने में है और अभी आपका मई रनिंग है, तो आपके पास ज्यादा समय बचा नहीं है। 80-85 दिनों का आपके पास समय बचा हुआ है तैयारी के लिए। ठीक है, आई होप आप सबने अपनी तैयारी शुरू कर दी होगी, और अगर नहीं की है तो फिर देर किस बात की कर रहे हैं, ये मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। समय आपके पास बहुत लिमिटेड है, तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो अगस्त के महीने में आपका एग्जाम है, जैसा कि कैलेंडर है। अब आगे पोस्टपोन्ड हो जाए तो आपके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट होना चाहिए। फिलहाल आप इसे मान करके अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न तो आपको पता ही है। 100 नंबर का आपका जो सिविल इंजीनियरिंग वाला पोर्शन होता है और 100 नंबर का आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन होता है। ये जो सिविल इंजीनियरिंग वाला पोर्शन होता है 100 नंबरों का, ये इसके अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की हम बात करने वाले हैं, ये बात करेंगे हम इन द बेसिस ऑफ जो एनालिसिस रहा है आज तक का पेपर का। ठीक है, उसके आधार पर तो ये 2016 से लेकर 2020 तक के पेपर के एनालिसिस आप सभी के सामने है। ठीक है, अगर 2016 से लेकर 2020 तक के एनालिसिस की बात करते हैं तो आप यहाँ पास देख सकते हैं कुछ इसमें चुनिंदा है जो थोड़ा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे 10 नंबर का एवरेज वेटेज आप अगर देखेंगे यहाँ पास। ठीक है, तो जैसे सर्वेइंग का वेटेज लगभग 11% का रहता था, 8 से 9%, 10% के आसपास बिल्डिंग मटेरियल का वेटेज रहता था, पहले की बात कर रहा हूँ। इसके अतिरिक्त आप अगर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो 9-10% का इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का वेटेज है। ठीक है, इसके अतिरिक्त और कुछ सब्जेक्ट्स है। तो ये एक बेसिक एनालिसिस था आपका। इसमें जैसे कुछ सब्जेक्ट अभी नहीं है, सॉइल मैकेनिक वगैरह, तो ऐसे देख करके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट 2020 तक अपन मानते थे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, इनके आधार पर हम मान सकते हैं कि हाँ ये थोड़े से कीमती सब्जेक्ट, इनको आप अच्छे से अगर कर लेते हैं तो एग्जाम के अंदर आपका ठीक ठाक मार्क्स आ जाएगा। पर जैसे ही आपने देखा 2022 का पेपर हुआ, ठीक है, ये 2022 का कंप्लीट एनालिसिस आप सभी के सामने है। इसके अंदर आपको लगभग 15 सब्जेक्ट्स देखने को मिले। ठीक है, और इसमें टोटल 6 शिफ्ट के अंदर पेपर हुआ था। तो ये 6 शिफ्ट का एनालिसिस है, किस सब्जेक्ट से किस शिफ्ट में कितने क्वेश्चन आए थे। ठीक है, ये उनका डिटेल्ड एनालिसिस है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर अगर देखेंगे तो थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम रहा 2022 का। तो जब से 2022 का एग्जाम हो तब से अब ये बता पाना कि कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर के हिसाब से, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो हम मान के चल रहे थे 2022 के अंदर सब कुछ रखा रखा रह गया है ना, कुछ वैसा पेपर के अंदर आया नहीं। तो अब हम यहाँ से क्या करें, हमको किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी चलिए करनी चाहिए, किस तरीके से हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि आप अगर देखेंगे यहाँ पास तो किसी पेपर के अंदर 3-4 सब्जेक्ट से ही सारा पेपर बन गया। किसी पेपर के अंदर वो जो 3-4 सब्जेक्ट पहले वाले में है वो दूसरे के अंदर नहीं आए। मतलब अगर आपके पास 15 सब्जेक्ट हैं और 6 दिन पेपर हुआ है तो 3-3, 4-4 सब्जेक्ट बट करके आए थे। वैसे जनरली देखा जाता है कि 10-10, 5-5 क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट से आते हैं। ठीक है, सारे सब्जेक्ट के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जहाँ से पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहां पास कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को पकड़ करके एक दो चार सब्जेक्ट से पूरा पेपर बना दिया गया था, जैसा कि इस एनालिसिस आप सभी के सामने है। तो अब यहाँ से क्या करूँ, देखो मेरा जेन्युइन सलाह है कि आप इस तरीके की जो सर्च करते रहते हैं वीडियो या पूछते रहते हैं सर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा है, वो चीजें अब इस बार ना लेकर के बैठे। रीजन पता है क्या है? रीजन ये है कि इस बार अब जो ईएसबी का पैटर्न है कुछ कहा नहीं जा सकता किस तरीके से पेपर आ जाएगा। और अगर हम मैं यहाँ पास आपको बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और पेपर में अगर वैसा ना आए तो फिर आपके साथ ये नाइंसाफी होगी। ठीक है, तो मैं बिल्कुल भैया आपको मिसगाइड नहीं करना चाहता। मैं आपको जेन्युइनली ये बता रहा हूँ कि इस बार ईएसबी के लिए अगर आप जा रहे हैं सब इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए तो इनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि आपके शिफ्ट के अंदर ये 15 में से कौन से सब्जेक्ट से पेपर आ जाए। ठीक है, कोई चीजें फिक्स नहीं है। तो आप कोशिश कीजिएगा, अभी आपके पास 80 से 85 दिन है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पर, जो पहले मेरा सलाह है सुन लीजिए। आपके पास अभी 80 से 85 दिनों का समय बचा हुआ है। ठीक है, और तो मैं ये चाहूंगा कि आप कम से कम नहीं तो इनमें से जो सब्जेक्ट्स हैं जो एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब जिनसे लगभग सारे क्वेश्चन आते हैं, उनको तो आप कम से कम उनके टच में रहे ही रहें। एक बार सारे सब्जेक्ट को पढ़िए जरूर, क्योंकि नहीं पता, नहीं है भरोसा कि आपके शिफ्ट में कौन सा आ जाए, कौन सा क्वेश्चन फंस जाए, कौन सा पेपर से ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बन जाए। तो आप एक बार सभी सब्जेक्ट के टच में आ जाइए। इसके बाद उनके प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं वो प्रैक्टिस कीजिए। डेप्थ में बिल्कुल मत जाइएगा, डेप्थ में क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं पेपर में। ठीक है, और एजेंसी भी चेंज नहीं हुई एग्जाम की, वही एजेंसी लेने वाली जो 2022 के अंदर ले रही थी, तो क्वेश्चन का लेवल भी हो सकता है वैसे ही रहे। तो आप डेप्थ में बिल्कुल मत जाइएगा। आप ऐसा कह सकते हो कि एक सब्जेक्ट को 25-30 घंटे के अंदर कवर कर लीजिए। बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है। बेसिक बेसिक चीजें पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज लगाइए। एमसीक्यूज पहले सब इंजीनियर के लगाइए, इसके अतिरिक्त फिर थोड़ा सा गूगल में सर्च करके जरूर जाइएगा। ये मैं कई बार वीडियोज के अंदर बोलता भी रहता हूँ कि इस बार जब आप पेपर में जाएं
तो आप जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, लेट्स सपोज आप सर्वेइंग का चयन सर्वे पढ़ रहे हैं, तो आप चयन सर्वे गूगल पे डालिए कि चयन सर्वे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो स्टार्टिंग की 2-3 वेबसाइट्स आ रही हैं, ठीक है। अब इसमें कौन-कौन से टॉपिक सर्च करने हैं, उस पर भी मैं एक-एक सब्जेक्ट का एनालिसिस लेकर आएँगे। जैसे मान लीजिए सोम है, तो सोम के अंदर कुछ चुनिंदा टॉपिक्स ही होते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आप उन टॉपिक को पहले फिनिश करें। इस पर भी अपन डिटेल्ड वीडियो लेकर आएँगे, अभी ये सीरीज स्टार्ट हुई है। तो सलाह यही है कि आप तो पहले सारे सब्जेक्ट का टच रखिए अपने पास, सभी सब्जेक्ट को एक बार पढ़िए ज़रूर, थोड़ा-थोड़ा पढ़िए, बेसिक पढ़िए, बट एक बार पढ़िए ज़रूर और उनके सभी के एमसीक्यूज़ लगा लीजिए। यही आपके लिए बेस्ट है, तभी आपका सिलेक्शन यहाँ पास सुनिश्चित हो सकता है। पहली चीज़ हो गई। अब दूसरी बात करते हैं कि सर जैसे मैं पढ़ना तो मेरे को सभी कुछ है, ठीक है, बट कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे होते हैं ना जो कि हर बार ही आते हैं, चाहे कितना भी पैटर्न बदल जाए, वो आपको लगभग सारे शिफ्ट में देखने को मिलते हैं। तो ऐसे 1-2-3 सब्जेक्ट हैं, आप इनको पहले फिनिश कर सकते हैं, इनसे क्वेश्चन आपको अच्छे खासे बनेंगे। इसमें आप सबसे पहले देख सकते हैं जैसे सर्वेइंग का, ठीक है, सर्विंग ये सब्जेक्ट है, 18, 19, 9 एक बार लास्ट शिफ्ट में इसमें क्वेश्चन इससे नहीं पूछे गए, ठीक है, जो 8 की सेकंड शिफ्ट थी, ठीक है, यहाँ पास आपकी क्वेश्चन नहीं पूछे, बाकी सभी शिफ्ट से सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। और इससे पहले भी अगर आप पेपर में देखेंगे जो पहले का एनालिसिस रहा है, उसके अंदर भी आपको 10-11%, 12% का वेटेज रहा है। और ये किसी भी जेईई एग्जाम के अंदर आप जाएंगे, कोई भी आपका जेईई एग्जाम होगा, वहाँ पे सर्विंग आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि बेसिक वर्क होता है, यही आपको जाके करवाना होता है फील्ड के अंदर, ठीक है, तो ये आपसे पूछा ही जाएगा। तो आप सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी में रखें सर्वेइंग को, ये आपको कभी धोखा नहीं देगा, ये आपके शिफ्ट में क्वेश्चन हमेशा इससे बनेगा ही बनेगा। दूसरा जो बेसिक होता है आपका, वो है आपका बिल्डिंग मटेरियल वाला पार्ट, ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल और कंक्रीट टेक्नोलॉजी, इसको आप कंबाइन देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों चीज ही सेम ही है। ये आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है और साथ में बिल्डिंग मटेरियल वाला पार्ट, ठीक है, और ये बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल और कंक्रीट टेक्नोलॉजी वाला। ज्यादा क्वेश्चन तो ऐसे बिल्डिंग मटेरियल देखने को नहीं मिले, बट जनरली जेईई एग्जाम के अंदर आपको ये दोनों सब्जेक्ट से बेनिफिट हो सकता है, इनसे जरूर क्वेश्चन बनेंगे। तो जब आप तैयारी कर रहे हो तो पहले सर्वेइंग को फिनिश कीजिए, फिर ये वाला पोर्सन। तीसरे नंबर पर आप एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग को रख सकते हैं, ठीक है, तीसरे नंबर पर आप एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, ये 3-4 सब्जेक्ट जो है एकदम बेसिक सब्जेक्ट हैं, इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आप देख सकते हैं 15, 4, 5, 13, 21, 18 एस्टिमेशन है सब्जेक्ट जो सारे शिफ्ट में पूछा ही गया है। सर्वेइंग सारे शिफ्ट में ही लगभग पूछा गया, कंक्रीट टेक्नोलॉजी से भी आए हैं, कंक्रीट टेक्नोलॉजी तो भर भर के क्वेश्चन 28 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट से, मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ऐसा कोई भी एग्जाम होता होगा जिसमें आपको सिविल इंजीनियरिंग आपसे ये बताया जाता है कि आपके सिविल इंजीनियरिंग पूछी जाएगी और उसमें एक सब्जेक्ट से 28 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना, ईएसबी वाला ना, ईएसबी वाले जो हैं, मतलब एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड वाले, ये नाइंसाफी कर रहे हैं स्टूडेंट के साथ यार। मतलब एक तो उनके पास 15 सब्जेक्ट का ऑप्शन, आपने कोई स्पेसिफाइड कर नहीं रखा सिलेबस, तो कहीं ना कहीं उनको एक फिक्स पैटर्न बताना चाहिए, क्योंकि कितना पढ़ लेगा, समुंदर है नॉलेज का, कितना पढ़ सकता है इंसान, है ना। आप एक सब्जेक्ट से सारे क्वेश्चन पूछ ले रहे हो, घुस घुस के वहीं पे सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हो, तो ये थोड़ा सा नाइंसाफी स्टूडेंट के साथ, इस पे क्लियरिटी उनको देनी चाहिए। और क्लियर कट जो जैसे एसएससी का पैटर्न रहा है, लगभग जो एनालिसिस प्रीवियस ईयर होता है उसी के हिसाब से आगे पीछे क्वेश्चन आते हैं, है ना भाई। आप एक बात बताओ, जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी के लिए जाते हो तो आपके पास दो ही चीजें होती हैं, एक तो सिलेबस, दूसरा एग्जाम प्रीवियस ईयर पैटर्न, प्रीवियस ईयर पेपर। और ईएसबी के इस वाले एग्जाम के अंदर आपके पास ना तो सिलेबस है, मतलब सिलेबस के अंदर केवल ये है कि आपके पास सिविल इंजीनियरिंग आनी है, और प्रीवियस ईयर का कुछ महत्व तो बचा नहीं है, तो तैयारी करे तो करे इंसान कैसे। फिर तो वही पे तुक्का वाला हाल हो गया कि किसी की शिफ्ट में अगर इजी सब्जेक्ट फंस गए तो उसके अधिक मार्क्स आ गए, जैसा कि स्टार्टिंग वाले शिफ्ट के अंदर हुआ। किसी की शिफ्ट में बहुत टफ ऐसा सब्जेक्ट आ गया जो जनरली इंपॉर्टेंट नहीं है, उसी से सारे क्वेश्चन फंस गए, तो उसके लिए बैड लक हो गया, तैयारी तो उसने भी करी है। तो ये एक नाइंसाफी है सभी एस्पिरेंट्स के साथ, है ना। तो इस पे थोड़ा सा ईएसबी को जरूर ध्यान देना चाहिए कि भाई आप एक इक्वल क्रिएट करो, कि मतलब पहले सिलेबस फिक्स हो, सब्जेक्ट का वेटेज फिक्स होना चाहिए, हाँ इतने सब्जेक्ट है, बेसिक आइडिया होना चाहिए किस सब्जेक्ट से सारे से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तैयारी करने में थोड़ी आसानी। पर जो हमारे पास है अपन उसकी बात करते हैं, ठीक है, चेंज होता है क्या नहीं होता वो अपन देखेंगे नोटिफिकेशन के बाद, ठीक है। आप लोग कहेंगे तो इसके बारे में हम जरूर इस बार ईएसबी से अपील करेंगे रिटर्न के माध्यम से, ठीक है, कि भाई इससे थोड़ा सा क्या है कि स्टूडेंट के साथ नाइंसाफी होती है। बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे थे ना, बहुत जनरली बता रहा हूँ, बहुत सारे एस्पिरेंट थे जिन्होंने मैसेज करके बताया कि सर हमने तैयारी बहुत की थी, हमारा 7 की सेकंड शिफ्ट, जो ऐसा बोलते हैं कि बहुत ज्यादा टफ शिफ्ट थी, ऐसा कही जाती है, 7 की सेकंड शिफ्ट में फंस गए। अब 7 की सेकंड शिफ्ट के अंदर ऐसा सब्जेक्ट से क्वेश्चन आप देखो यहाँ पास, ठीक है, 17 क्वेश्चन सॉइल मैकेनिक्स से हैं, स्टील स्ट्रक्चर से 13 क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है, 14 क्वेश्चन आपकी हाइड्रोलॉजी से। अब हाइड्रोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिससे इतनी उम्मीद नहीं होती कि 14 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट से आ जाएंगे, 14 क्वेश्चन हाइड्रोलॉजी से आ गए, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू पहले नहीं रहती थी हाइड्रोलॉजी की, इतना सारा क्वेश्चन आ गए यहाँ पास, ठीक है। 19 क्वेश्चन तो सर्वे से ठीक है, ठीक है, इसके बाद आरसीसी से 9 क्वेश्चन, तो ऐसे करके थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड पेपर आ जाता है जब ऐसे सब्जेक्ट से एक साथ सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अगर एवरेज वेटेज तो चलो इससे क्वेश्चन नहीं बन रहे तो इससे बन गए तो बैलेंस रहता है, तो ये थोड़ा होना चाहिए। पर मैं आपको जो बता रहा हूँ कि आप सर्वेइंग वाला पहले फिनिश कर लीजिएगा, फिर एस्टिमेशन कॉस्टिंग वाला, फिर कंक्रीट टेक्नोलॉजी वाला, फिर बिल्डिंग मटेरियल, ये 3-4 सब्जेक्ट जिनको आप प्रायोरिटी में रख सकते हो, बट सबके टच में जरूर रहना है। ऐसा मत समझिएगा कि मैं एक सब्जेक्ट पढ़ लेता हूँ, एक 4 पढ़ लेता हूँ, तो जो सब्जेक्ट आपके सामने है यहाँ पास, ठीक है, इन सभी के एक बार टच में जरूर दी, स्टार्ट आप इन सब्जेक्ट से कर सकते हो, यही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इसके लिए। और इसके अलावा मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि आपको मैं थोड़ा सा ही बोलूँ कि ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लो, इसको पढ़ लो, ये इसी से क्वेश्चन आएगा, ऐसा कुछ नहीं है।
किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है आपकी शिफ्ट में। आपकी किस्मत कैसी है, आपकी शिफ्ट में कौन सा पेपर आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। तो आप लोग कोशिश करें कि आप सारे सब्जेक्ट पढ़ें, अभी समय है आपके पास, ठीक है। अभी समय है आपका, 80-85 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है। कोशिश कीजिए 80-85 दिन के अंदर अगर आप 5 घंटे भी पढ़ते हैं ना, 4-5 घंटे भी आप टेक्निकल को दे रहे हैं, 4 घंटे भी दे रहे हैं, तो 300 घंटे पर्याप्त होता है, बहुत होता है, ठीक है। 300 घंटे के अंदर आप बेसिक ओवरव्यू बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो, और हम ये करवा रहे हैं, ठीक है। ये हम करवा रहे हैं, एनालिसिस करके करवा रहे हैं, एज पर एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से करवा रहे हैं। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि आप इजिली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। आप इजिली कर सकते हो, 25-30 घंटे में बहुत अच्छा ओवरव्यू कवर हो जाता है, सब इंजीनियर लेवल तो बहुत शानदार हो जाता है, ठीक है। तो ये हम करवा रहे हैं, आप जाके विजिट भी कर सकते हो 10 मिल पॉइंट ऐप के अंदर, ओके। और तैयारी करनी कैसे है, तो अभी जो लोग तैयारी शुरू नहीं की उनके लिए थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। और देखिए यार, आपके पास ना जो समय बचा हुआ है 80 से 85 दिन का बचा हुआ है, आप अगर आज से शुरू कर रहे हैं तैयारी, तो भी आपको मिनिमम से मिनिमम 6 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा। इसके अतिरिक्त तो कोई ऑप्शन नहीं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, अगर आपने इससे पहले तैयारी नहीं की है। अगर हाँ इससे पहले तैयारी की है, सब्जेक्ट में आपकी पकड़ है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, फिर आप रिवीजन करके आप 4 घंटे पढ़ के भी लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप आज से शुरू कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि मैं 2-3 घंटे पढ़ के सिलेक्शन ले लूंगा, तो पॉसिबल नहीं है। जो चीजें क्लियर कर बता रहा हूँ, आपको 6 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा, 6 घंटे आपको देने पड़ेंगे, जिसके अंदर आपके 6 घंटे की अगर बात करें तो 3-3.5 घंटे आपका टेक्निकल में जाना चाहिए, 3.5 घंटे के आसपास टेक्निकल में, और वही 2.5 से 3 घंटे आपका नॉन टेक्निकल में जाना चाहिए। ये एवरेज ऐसा वेटेज मैनेज करिए इसे, ठीक है। इतना आपके पास जाना चाहिए, ठीक है, तभी आप इसका सिलेबस फिनिश कर पाओगे अभी 80-85 दिन में। अब थोड़ी उम्मीद ये है कि थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न में भी हो सकता है शिफ्ट हो जाए, बट ये इसकी भी संभावना बहुत ही कम है। आप यही मानिए कि अगस्त में पेपर है, जो भी आपके पास दिन बचे हैं उसके हिसाब से अगर आप रणनीति बनाते हो, तो आपके पास 3 से 3.5 घंटे पर डे आपको देने हैं टेक्निकल वाले पोर्शन के अंदर, क्योंकि टेक्निकल निश्चित तौर पर बड़ा है। और अगर नॉन टेक की बात करूँ, तो नॉन टेक के लिए आपको 2.5 से 3 घंटे दे सकते हैं। अब नॉन टेक के अंदर भी देखिए बहुत वेरिएशन है, ठीक है। देखो समझते थोड़ा सा नॉन टेक को कैसे पढ़ना चाहिए, नॉन टेक को कैसे टैकल करना चाहिए एग्जाम की, उसके भी थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है। नॉन टेक वाले पार्ट में ये देखिए, ये नॉन टेक वाला पोर्शन है आपका, क्या क्या है इसके अंदर ये मत देखिए, क्योंकि ये थोड़ा सा इसके अंदर 100 दिन के हिसाब से था। अभी चूंकि 80-85 दिन बचे हैं, तो 15 दिन इसके अंदर आपको जो है तो हो चुका है। जो भी ये लोग अभी ज्वाइन करेंगे 10-15 दिन की क्लास उनको रिकॉर्डेड मिल जाएगी, पहले आप उसे फिनिश कीजिएगा। देखिए जो रीजनिंग वाला पोर्शन है, जनरली ऐसा देखा जाता है कि इंजीनियर का एप्टीट्यूड अच्छा होता है, मैथ एप्टीट्यूड, मैथ वगैरह थोड़ा पढ़ना पड़ सकता है, एप्टीट्यूड आपका अच्छा होगा, आप इंजीनियरिंग किए हुए। इनके लिए आप प्रैक्टिस पर भरोसा कीजिए। ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको अच्छा स्कोर दे के जा सकते हैं। 90 to 95% आप स्कोर अच्छा प्रैक्टिस कर लेते हो, तो 90% तो आप कर ही सकते हो। 85 to 90% स्कोर आप यहाँ पे इजिली कर सकते हो, अगर आप थोड़ी बहुत यहाँ पे अच्छे मेहनत कर लेते हो तो। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं कि आउट ऑफ द बॉक्स कुछ पूछेगा, ठीक ठाक पूछता है और बनेगा आपसे, जैसा पिछली बार भी था। हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको 95% स्कोर दे सकता है, बहुत कम एफर्ट के अंदर आप यहाँ पे कर सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। बस क्या करना है आपको, तो अगर लेक्चर भी नहीं देखने इसके, थोड़ा बहुत भी मैराथन भी देख ले तो भी आप इसके अंदर काम हो जाएगा। 20-25 घंटे की हम खुद ही करवाने वाले हैं इसके अंदर। इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप जनरली इंग्लिश मीडियम से नहीं हो, आप जनरली अगर हिंदी मीडियम से, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कंप्यूटर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आपने इसे कंप्यूटर केवल फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा था और इतना डेप्थ में नहीं पढ़ा था कि आप यहाँ क्वेश्चन बना पाएंगे। कंप्यूटर क्रिएट कर सकता है। साइंस वाला पोर्शन पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, बट पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पास, तभी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो इसको पढ़ लीजिएगा। जनरल अवेयरनेस तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, कहाँ से क्वेश्चन आ जाए कुछ पता रहता नहीं है इसका। करंट पर भरोसा रखिए, करंट अफेयर पढ़िए, और थोड़ा बहुत जो बेसिक चीजें एनालिसिस करके हम बता देंगे क्या पढ़ना है वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आपके हाथ में केवल 3-4 सब्जेक्ट हैं, मैथ रीजनिंग है, हिंदी वाला पोर्शन है और साइंस वाला पोर्शन। ये 4 सब्जेक्ट आपके हाथ में, जिसमें आप अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा सा एफर्ट लगा देते हो, तो आप यहाँ पे ये चूंकि ये चारों सब्जेक्ट मिलाकर के आपके लगभग 60 नंबर के आसपास बनाने वाले हैं, ठीक है। 60 में से अगर आप ठीक ठाक एफर्ट लगाते हो तो 50 के आसपास नंबर गेन कर सकते हो इन 4 में से। अब बची बात किसकी, कंप्यूटर की। कंप्यूटर हम यहाँ पास बहुत शानदार फैकल्टी लेके आए हैं, कंप्यूटर एक्सपर्ट है। अगर आप उनको अच्छे से कर लेते हो, उनका लगभग 40 घंटे के आसपास का है, कर लेते हो, तो अगर 14 क्वेश्चन आते हैं तो 10-12 तो आप इजिली बना पाओगे, ठीक है। अगर उनके नोट से पढ़े तो भी आप 10-12 बना पाओगे। इसके बाद बात कर लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश की भी शानदार फैकल्टी हम लेके आ रहे हैं यहाँ पास, ठीक है। अगर आप उनके लेक्चर पढ़ लेते हो तो आप वो भी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट 10-12 वहां से बना पाओगे। तो आपका स्कोर जो बढ़ाने वाले सब्जेक्ट यही दो हैं, इन दोनों के अंदर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। इंग्लिश वाले पार्ट के अंदर और कंप्यूटर वाले पार्ट के अंदर, इन पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जनरल अवेयरनेस के अंदर एनालिसिस करके पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो इनको इस तरीके से टैकल करना है। अब इसकी तैयारी कैसे शुरू करनी है, पहले इन सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी मैथ रीजनिंग वाली होनी चाहिए। जिनके पास समय नहीं है वो लोग क्या करें, मैथ के प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लें, मतलब सब इंजीनियर के प्रीवियस ईयर उठाएं, मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करें। अब देखिए कि वो किस टॉपिक में फंस रहे हैं, कौन सा टॉपिक उनसे नहीं बन रहा है, ठीक है, कौन सा टॉपिक उनसे नहीं बन रहा है। क्योंकि अब देखिए समय कम बचा है, थोड़ा सा इस तरीके से पढ़ने की आवश्यकता है। पहले आपने देखा, आपने मैथ और रीजनिंग वाले क्वेश्चन सॉल्व किए, और उसमें हो सकता है बहुत सारे टॉपिक आपसे आते होंगे, बहुत इजी वाले क्वेश्चन बनते हैं। हो सकता है आपसे न्यूमेरिकल सीरीज बनती हो, अल्फाबेटिकल सीरीज आती हो, इजी क्वेश्चन होते हैं, आपने इससे पहले से कभी तैयारी की तो बन जाएंगे। अब देखिए उनमें ऐसे 2-4 टॉपिक होंगे जो आपसे नहीं बनेंगे,
उन टॉपिक को फाइंड कीजिए। ऐसे 2-4 पेपर लगाइएगा, उन टॉपिक को फाइंड कर लीजिए, उन टॉपिक के जाकर के आप वीडियोस देख लीजिए। हमारे यहाँ देख लीजिए, जहाँ से भी आप तैयारी कर रहे हो वहाँ से जाकर के उनके वीडियोस देख लीजिए, उनके कॉन्सेप्ट के नोट्स बना दीजिए बस। इसके बाद फिर आप इनके प्रैक्टिस पे आ जाइए। तो इन पे आप इस तरीके से पढ़ सकते हो। मतलब बहुत ज़्यादा वीडियोस देखेंगे, ऐसे 50-50, 100-100 घंटे आप वीडियोस देख रहे हो, वो भी आपको देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ रखा है पहले, तो इनको ऐसे टैकल कर सकते हैं। हिंदी वाले पार्ट के लिए क्या करना है, नोट्स उठा लीजिए। उसमें चूंकि बहुत सारी चीजें, जैसे आपका करेक्ट इनकरेक्ट हो गया, पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, रचनाएं होगी, याद करने वाली चीजें, उनमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं। थोड़ा बहुत रस वगैरह का देख लिया, अलंकार देख लिया, जो उसके अंदर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि भाई रस क्या चीजें होती है, थोड़ा सा वर्णमाला देख लिया, ठीक है, ये 2-4 चीजें होती हैं। 8-10 घंटे की यहाँ पे वीडियो देख लिया, ये वाला काम हो गया। तो 3 पार्ट तो बहुत ईजी, आप इनको आसानी से कर सकते हो। बची बात अगर साइंस की, साइंस आपने ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ रखी है। साइंस वाले पोर्शन के लिए क्या करना है, साइंस वाले पोर्शन के लिए जो हमारी क्लासेस चल रही है, तो आप वीडियो देख पाते तो बढ़िया है। अगर नहीं देख पा रहे हैं, सिलेबस फिनिश नहीं हो पा रहा, टाइम नहीं मिल रहा है, नोट्स बनिए। जो चूंकि नोट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे नोट्स उठाइए, नोट्स एक बार रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। नोट्स से रिवीजन कर लेंगे तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि साइंस ऑलरेडी पढ़िए तो समझ में सब कुछ आ जाएगा। ऐसा नहीं कुछ नया पढ़ाया जा रहा है यहाँ पास आपको। इंजीनियरिंग करिए तो साइंस ऑलरेडी, आप साइंस बैकग्राउंड से होके आए हो, तो आपको नया कुछ पढ़ाया नहीं जा रहा है, ऑलरेडी सारी चीज समझ में आ जाएगी। थोड़ा बहुत बायोलॉजी देखना पड़ेगा जो आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पास भी आपको ज्यादा एफर्ट लगाने नहीं, आप यहाँ इसको आप इजीली कर सकते हो। बचे केवल दो, फंसेगी केवल बात दो में, इंग्लिश में और कंप्यूटर में। अगर इंग्लिश मीडियम से हो तो भी कोई दिक्कत नहीं इंग्लिश में, अगर हिंदी मीडियम से हो तो यहाँ पास दिक्कत जाएगी। और कंप्यूटर वाला पार्ट आपको जरूर परेशान करेगा, इसके लिए आपको लेक्चर देखने ही पड़ेंगे, तभी इसके अंदर नहीं ये पार होगी। इस तरीके से इनको टैकल कर सकते हो, अपना समय यहाँ पे बचा सकते हो। बाकी टेक्निकल के अंदर मैंने बता दिया, सबके कॉन्टेक्ट में जरूर रखिए। 300 घंटे के लेक्चर आपको वहाँ पास देखिए जरूर, वो हम करवा रहे हैं, बढ़िया करवा रहे हैं, वो पढ़िए, तभी आपके इसके अंदर ठीक ठाक सबके अंदर टच बन पाएगा। और एकदम एनालिसिस करके पढ़ा रहे हैं, यही चीज है ना, कभी देखो समय ज्यादा है नहीं, आप कोई सब्जेक्ट को इतना नहीं पढ़ सकते, 50 घंटे 70 घंटे नहीं पढ़ा सकते हम। एकदम एनालिसिस करके टीचर पहले खुद सारे क्वेश्चन कर लेता है जो पढ़ाते हैं आपको, कि सब इंजीनियर का पैटर्न है कैसा, तो सारे क्वेश्चन वो खुद करते हैं। इसके बाद आपको आगे आते हैं पढ़ाने, भाई इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस सब्जेक्ट के अंदर, पहले उनको कवर करें, ठीक है। जो थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसके कॉन्सेप्ट बता के, मतलब प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ एक सब्जेक्ट आपको 25 से 30 घंटे के आसपास लेके जाया जा रहा है। जो सब्जेक्ट थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट, उसको 10 से 12 घंटे 15 घंटे के अंदर। तो मतलब ये कि सब्जेक्ट छोटे भी ना, और आपको प्रॉपर बेसिक जो है तो नॉलेज सबकी हो जाए। इसके बाद बहुत सारे एमसीक्यूज हम करवा देंगे, बहुत सारे एमसीक्यूज हम प्रोवाइड कर देंगे, ताकि आपको इसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो। और हमारी बुक भी आ रही है, बुक भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे इस बैच के अंदर, ताकि आपको जो है तो कोई परेशानी ना हो इसके अंदर, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करने के लिए जो बुक दे रहे हैं, हाँ बुक के बारे में आपको बता दूं तो जिन लोग अभी ज्वाइन करें बैच के अंदर, उनको ई बुक के एक्सेस मिल चुका है, वो लोग अपनी तैयारी शुरू रखें। जो लोग हार्ड कॉपी का वेट कर रहे हैं, बस थोड़ा सा वेट और कीजिए, बस अगले हफ्ते आ जाएगी, अगले हफ्ते मंडे को हम लॉन्च कर देंगे। ई बुक के अंदर क्या किया है हमने, मैं बता देता हूँ, उसी की हार्ड कॉपी ई बुक आएगी, ठीक है। ई बुक के अंदर क्या किया, जैसे मान लीजिए कोई सब्जेक्ट, कोई क्वेश्चन है 2022 का, कोई क्वेश्चन आया, ठीक है, ब्रिक के बारे में कोई क्वेश्चन आया है। अब हम जानते हैं कि यार इस वही, अब चूंकि एसबी का पैटर्न क्या है, कोई क्वेश्चन दे दे तो उसी के आसपास क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं, तो हमने क्या किया, इस ब्रिक्स के आसपास से जितने क्वेश्चन उस क्वेश्चन से रिलेटेड बन सकते हैं, वो हमने उसके सोल्यूशन में दे दिया है। 10-15 लाइन की एक सोल्यूशन दे दी है, टॉपिक वाइज, पॉइंट पॉइंट करके, कि हाँ इससे अगर इस क्वेश्चन बनाए तो इसके आसपास ये और इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां क्वेश्चन बन सकते हैं, आपने इसको पढ़ लिया, तो मतलब ये कि अब इस टॉपिक से दोबारा क्वेश्चन अगर बनते हैं तो ये सोल्यूशन से फंस जाएंगे। ये चीज हमने इसके अंदर करी है, बहुत मेहनत लगी है, इसलिए लंबा थोड़ा सा समय लग गया बुक को लॉन्च करने में, ठीक है। और पूरी ईयर फ्री है, तो आपको निश्चित तौर पर बहुत हेल्पफुल हो जाएगी बुक के बारे में। तो जो लोग अभी ले चुके हैं बैच, वो लोग ई बुक अपना फॉलो करते रहिए, ठीक है। हार्ड कॉपी नेक्स्ट वीक आ जाएगी मंडे को, तो आप उसको ले लीजिएगा, वो भी आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो लोग अभी स्टार्ट नहीं किए तैयारी, उनको मैं कहता चाहता हूँ कि आप डिले मत कीजिए। अगर सिंसियर है तो, अगर चाहते हैं कि इस बार सिलेक्शन हो जाए, अगर आप सिर्फ टाइम पास के लिए वीडियो देख रहे हैं, या टाइम पास चलो देख लेते हो, आई वैकेंसी आ जाएगी, या फिर जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब करेंगे तैयारी, तो फिर मैं चाहूंगा कि आप तैयारी ना कीजिएगा। क्योंकि अगर आप मेहनत करते हैं ना, तो किसी ने कहा ना कि आपको दुख तब ज्यादा होता है जब आप थोड़ा मेहनत करके और आपका सिलेक्शन नहीं होता। या तो जान लगा दीजिए, जाने दीजिए, बीच में मत फंसिएगा। अगर सिलेक्शन चाहिए तो जान लगा दीजिए इस बार, या नहीं चाहिए तो फिर कोई अगर दूसरा फील्ड, दूसरा कोई काम कर रहे हैं तो उस पर काम धाम पे ध्यान दीजिए, है ना। मतलब दो डबल चित नहीं होना चाहिए कुल मिला के, जी जान लगा दो या जाने दो, सिंपल सा तरीका है, ठीक है। तो अभी समय है आपके पास, अगर आप चाहते हैं तो 80-85 दिन बहुत होते हैं, आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। 7-8 घंटा 10 घंटा पढ़िए, जी जान लगा के आराम सिलेक्शन हो जाएगा, और बहुत अच्छा अवसर है आपके लिए। अगर 2022 में, जबकि 1950 प्लस वैकेंसी आने के बाद फिर 2024 में नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है, तो निश्चित तौर पर ये बहुत अच्छा अवसर है सभी सब इंजीनियर एस्पिरेंट्स के लिए, ठीक है। और अब इसके बाद निश्चित तौर पर वही 2 साल बाद फिर आएगी 2026 के अंदर, तो अगर 2026 तक वेट कर सकते हैं तो कीजिए, अदरवाइज अगर 24 में सिलेक्शन चाहते हैं तो ये 80-85 दिन को यूटिलाइज कर लीजिए। तो ये ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो मैं तो चाहूंगा इसी को यूटिलाइज करिए, जितना जल्दी जल्दी जॉब लग जाए बढ़िया है। हाँ एक चीज और, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर इस समय संविदा में 50% रिजर्वेशन हो चुका है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं पे इससे सीटें बहुत कम बचेंगी ओपन कैटेगरी के एस्पिरेंट के लिए। देखो यार 100 सीटें आएंगी, 50% सीटें अगर रिजर्व हो जाती हैं, वैसे तो अभी सभी डिपार्टमेंट के अंदर लागू नहीं हुआ है, ठीक है, कुछ कुछ डिपार्टमेंट ने किया है। अगर ये सब इंजीनियर के अंदर लागू हो जाता है, ठीक है, सब इंजीनियर जो अलग अलग डिपार्टमेंट है,
अगर वो लागू कर देते हैं तो निश्चित तौर पर थोड़ी सी कंपटीशन और बढ़ जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि भाई जो 100 सीटें आएंगी वो 50 सीटें तो संविदा वाले ले गए। और हाँ, संविदा वालों के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि ऑलरेडी पिछली बार जो संविदा का कट ऑफ जब 20% रिजर्वेशन था, तब संविदा कट ऑफ आपका 110 था। ठीक है, 110 111 नंबर कट ऑफ था। अब जब 50% सीटें आ जाएंगी तो कट ऑफ सीधा डिक्रीज हो जाएगा आपका 100 के आसपास। और 100 तो मिनिमम चाहिए, 50% स्कोर तो आपको करना ही करना है। ठीक है, तो कम से कम इतना 50% मतलब 100 नंबर भी अगर आप सिर्फ इतना हो जाएगा संविदा वालों के लिए, अगर वो कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं ना, दोनों टेक नॉन टेक का कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। कट ऑफ इन द सेंस मतलब बेसिक जो नंबर चाहिए 50% जो मिनिमम स्कोर चाहिए होता है, अगर उतना भी ले आएंगे तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये थोड़ा संविदा वालों के लिए फायदा है। जो भी एस्पिरेंट संविदा वाले देख रहे हैं वो तो और अच्छे से तैयारी कर लीजिए, उनका तो 100% ही हो जाना है। 100 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप थोड़ी मेहनत कर लेते हो तो, थोड़ी मतलब बेसिक पढ़ भी लेते हो ना, क्वेश्चन थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर ले तो भी हो जाएगा। 100 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं सब इंजीनियर के अंदर। भाई दिक्कत तो उनको है जिनको 150 लेके आना है, जिनको सिलेक्शन चाहिए। 100 से 150 का जो सफर है वो थोड़ा कठिन भरा है, उनको भी परेशान हो, वो थोड़ा और ज्यादा मेहनत करें। ठीक है, 50% जो सीटें बचेंगी इसके अंदर जो भी आपकी कैटेगरी होगी उसके हिसाब से जो कट ऑफ बनेगी उसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए, है ना। बाकी अभी सब इंजीनियर के अंदर डिपार्टमेंट ने अलाउ करता है कि नहीं करता है ना, कुछ डिपार्टमेंट ने किया वैसे अलग वैकेंसीज के अंदर, यहाँ पे होता नहीं होता वो नोटिफिकेशन आने के बाद पता चलेगा। पर फिलहाल जो आपके हाथ में ना, आप उस पर फोकस कीजिए। अभी आपके हाथ में केवल 80 से 85 दिन है और इनको अच्छे से पकड़ लीजिए। ठीक है, और एक बात और बता दूं, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं सर सीटें कम आएंगी, डिमोटिवेट हो रहे हैं। देखो यार, आपकी मेहनत ना कभी बर्बाद नहीं जाती है, एक बात जरूर याद रखिएगा। आप अगर यहाँ मेहनत करते हैं तो आपकी मेहनत बर्बाद नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि जस्ट इसके बाद लगी हुई है आरआरबी जेई की वैकेंसी। ठीक है, अगर आप एक बार यहाँ पे उस तरीके से सिलेबस फिनिश कर लेते हो तो फिर जब आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन आएगा, आने ही वाला है महीने 2 महीने के अंदर उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अब क्या है ना, आपके पास आरआरबी जेई में कंटेंट तैयार है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। तो खुदा ना खास्ता सब इंजीनियर में अगर नहीं हुआ सिलेक्शन तो आरआरबी जेई में हो जाएगा। मतलब अगर आप मेहनत कर रहे हो तो एक जगह नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं तो हो जाएगा, 100% है। ठीक है, तो परेशान मत होइए, बस ये कि मेहनत कीजिए, अपने कोर्स को तैयार कीजिए, अपना जो कंटेंट है उसको फिनिश कीजिए। सिलेक्शन आपका 100% यहाँ नहीं तो वहां, वहां नहीं तो कहीं और हो जरूर जाएगा, अगर आप लगे रहेंगे और मेहनत करते रहेंगे। हाँ, ये छोड़ देंगे यार सब इंजीनियर में इतना कंपटीशन, तैयारी छोड़ देंगे तो फिर तो कहीं नहीं होगा। समझ रहे ना? तो लगे रहिए, सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। और ये मौका जाने मत दीजिएगा, 80-85 दिन बहुत होते हैं, तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर हमारे साथ जुड़ के करना चाहते हैं तो आगाज बैच हमारा डेडिकेटेड रनिंग है, हम तो प्रॉपर एनालिसिस के साथ ही कंटेंट आपको दे रहे हैं। और पिछली बार आपने देख भी लिया सिलेक्शन हमारा। ठीक है, इस तरीके से डेडिकेटेड कंटेंट लेके आते हैं हम। फोकस सब इंजीनियर पे, इसलिए थोड़ा सिलेक्शन रेट हमारा ज्यादा रहता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश सब इंजीनियर 2024 के लिए हमारा आगाज बैच रनिंग है। कहाँ पे जाना है? 10 व्हील पॉइंट ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर से 10 व्हील पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर आपको आगाज बैच दिख जाएगा, उसे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है, कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो ये नंबर से हमारे, इन नंबर पर कॉल आप कर सकते हो। स्पेशल अभी 30% का डिस्काउंट चल रहा है कुछ सीटों के लिए। जो भी एस्पिरेंट चाहते हैं ना, बहुत बड़ा डिस्काउंट है, आप जाके इसे ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है, आपके लिए अभी ऑफर अवेलेबल है, तो आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। कुछ सीटें शायद बच गई थी, अगर आज एक बार जाकर विजिट कर लीजिए, बची रहेंगी तो आपके लिए अच्छा अवसर है। 30% का फीस डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, फर्दर कोई डिस्काउंट कोई और आपकी क्वेरी तो इन नंबर पर आप कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। और आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में बताइए, निश्चित उसे अगली क्लास में हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।